वेलकम टू आवर चैनल ओडिया टेक ट्री। तो आज हम करने जा रहे हैं एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर एसीए का वांसट रिवीजन पार्ट 2। अब हमने पार्ट 1 में पहले मॉड्यूल के बारे में जाना था, अभी पार्ट 2 में दूसरे मॉड्यूल के बारे में कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो चैनल को ऐसी और लगातार वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और डेली अपडेट पाते रहें। तो पहले हम जानेंगे बेसिक्स ऑफ ए मल्टी प्रोसेसर। आप पहले लाइन से देखिए, मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर इज ए डिजाइन अप्रोच, मतलब ये एक डिजाइन अप्रोच है दैट यूजेस मल्टी प्रोसेसिंग यूनिट टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। इसको हम यूज करके परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोसेसर है उसको हेवी वर्कलोड के लिए हमको उसको प्रोसेसिंग पावरफुल करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमको ज़्यादा एक्यूरेट आउटपुट देता है। तो उसमें और क्या है, बेसिक्स ऑफ मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर। तो मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर में क्या क्या है, मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट। मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट मीन्स ए मल्टी प्रोसेसर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब ये दो से ज़्यादा और दो प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं इसमें, ईच विथ इट्स ओन रिसोर्स एंड कैपेबिलिटी। मतलब हर एक मल्टी प्रोसेसर का खुद का ताकत और खुद की कैपेबिलिटी होती है टू डू ए वर्क। उसके बाद इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशन मीन इट इज ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन द प्रोसेसिंग यूनिट कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू ए शेयर्ड मेमोरी, बस और नेटवर्क। हम बस और नेटवर्क और मेमोरी का यूज करके खुद एक से और एक को कनेक्ट करते हैं, जैसे हमारा फोन होता है एक दूसरे के साथ बात करने के लिए, वैसे इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशन ऐसा ही कुछ काम करता है। Synchronization or coordination. The processing unit must be synchronized and coordinate to ensure correct execution program and data consistency। मतलब हर एक प्रोसेसिंग यूनिट का खुद एक डाटा को सिंक्रोनाइज करके कोऑर्डिनेट करके इंश्योर करता है कि वो ठीक से काम कर रहा है। नहीं मतलब जैसे हम एक 8:2 इसका आउटपुट होगा 3, ये वो ठीक से सीपीयू काम कर रहा है कि नहीं, ये हमको बताता है। क्योंकि तो अब हम जानेंगे बेसिक्स ऑफ मल्टी प्रोसेसर के आर्किटेक्चर के टाइप। मतलब मल्टी प्रोसेसर के आर्किटेक्चर टाइप, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग एसएमपी, ऑल प्रोसेसिंग यूनिट्स आर इक्वल, मतलब हर एक प्रोसेसिंग यूनिट को इक्वल एंड सेम पावर दिया जाता है। शेयर ए कॉमन मेमोरी रिसोर्स, मतलब हर एक का एक ही मेमोरी है जो उसको पार्टीशन के द्वारा डिवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग एएसएमपी, प्रोसेसिंग यूनिट्स हैव डिफरेंट कैपेबिलिटी, मतलब हर एक प्रोसेसिंग यूनिट का उसका एक अलग अलग ताकत और अलग अलग पावर और रिसोर्सेज को डिवाइड कर दिया जाता है। एंड मे नॉट बी शेयर ए कॉमन मेमोरी, मतलब हर एक का एक सेम मेमोरी होना जरूरत नहीं है। मैसिवली पैरेलल प्रोसेसिंग मतलब MPP, a large number of processing units are connected together to form a massive parallel processing system। मतलब बहुत ज़्यादा नंबर में प्रोसेसिंग यूनिट हर एक से कनेक्ट होता है, क्योंकि उसको मैसिव पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम चाहिए। मतलब कंप्यूटर के नीडी थिंग्स जो है वो इसमें ज़्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि मल्टी प्रोसेसर, इसके नाम से ही पता चलता है कि मल्टी प्रोसेसर बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है। क्लस्टर कंप्यूटिंग। क्लस्टर कंप्यूटिंग क्या है, एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर। मतलब अगर आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपका जो सिस्टम है और अदर एम्प्लॉय का जो सिस्टम है वो एक होस्ट कंप्यूटर के द्वारा कनेक्ट होता है, तो आपका वर्क को सुपरवाइज करने के लिए वो यूज होता है। वैसे ही कुछ विच कैन बी यूज टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। इससे मतलब से क्या, क्लस्टर कंप्यूटिंग से आप हर एक प्रॉब्लम को जितना भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि क्लस्टर कंप्यूटिंग जो है वो एक मैसिव पार्ट है। तो उसके बाद हम जानेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है, फ्लिंस का क्लासिफिकेशन। फ्लिंस कौन है, एक साइंटिस्ट। फ्लिंस क्लासिफिकेशन इज वाइडली यूज्ड फ्रेमवर्क फॉर कैटेगराइजिंग कंप्यूटर आर्किटेक्चर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम्स एंड डाटा स्ट्रीम्स दैट they can process। मतलब ये क्या होता है, फ्लिंस क्लासिफिकेशन इज ए टाइप ऑफ डाटा क्लासिफिकेशन which is used to डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क लाइक ए फ्रेम कैटेगराइजिंग। मतलब हमारा जो फ्रेम होता है उसको कैटेगराइज करने के लिए और उसका आर्किटेक्चर को बेस्ड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, मतलब इस ग्रुप, स्ट्रीम मीन्स ए ग्रुप को प्रोसेस करने के लिए फ्लिंस क्लासिफिकेशन यूज किया जाता है। उसके पहले ही बार हम जानेंगे क्या, सिंगल इंस्ट्रक्शन और सिंगल डाटा, SIST। सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट जो SIST उसमें सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट यूज होता है। एग्जीक्यूटिव सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, इसमें एक सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम का यूज किया जाता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर
और मोस्ट मॉडर्न सीपीयू, मतलब हम अब जो यूज कर रहे हैं वो सब सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा एसएसडी में जाते हैं। तो सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा, ये क्या है? एसआईएमडी या सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट एग्जीक्यूशन सिंगल इंस्ट्रक्शन, मतलब ये एक ही इंस्ट्रक्शन ले सकता है ऑन मल्टीपल डाटा स्ट्रीम। ये मल्टीपल डाटा स्ट्रीम से सिर्फ एक ही सिग्नल ले सकता है। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं वेक्टर प्रोसेसर्स, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जीपीयू। हम इस चैप्टर के आखिरी में ये दोनों टॉपिक के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो पहले आप सब जानते हैं ये टाइप ऑफ प्रोसेसर है। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा एमआईएसडी, मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट एग्जीक्यूट मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम ऑन एन सिंगल डाटा स्ट्रीम, मतलब ये एक सिंगल डाटा स्ट्रीम में मल्टीपल प्रोसेस यूनिट्स लेते हैं और उसको वर्क करते हैं। इसके एग्जांपल क्या ले सकते हैं? सम स्पेशलाइज्ड सिग्नल प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर्स, मतलब ये हमारे डे टू डे लाइफ में इतना ज़्यादा यूज नहीं है क्योंकि ये हाईली एम्बेडेड सिस्टम में यूज किया जाता है। उसके बाद मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा एमआईएमडी, मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट्स एग्जीक्यूट मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम्स एंड मल्टीपल डाटा स्ट्रीम्स, मतलब ये क्या करता है? मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट्स लेता है और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम और मल्टीपल डाटा स्ट्रीम्स को लेकर उसके अंदर प्रोसेसिंग करके हमको ज़्यादा अच्छा आउटपुट देने की कोशिश करता है। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं मल्टी प्रोसेसर सिस्टम और क्लस्टर कंप्यूटिंग, इसका दो बड़ा एग्जाम्पल। तो उसके बाद हम जानेंगे फ्लिंस क्लासिफिकेशन बेनिफिट। जो फ्लिंस का क्लासिफिकेशन था उसका क्या क्या बेनिफिट है और इससे कौन सा काम हमारा इजी होता है। पहला है इम्प्रूव परफॉर्मेंस। फ्लिंस क्लासिफिकेशन हेल्प्स टू डिजाइनर्स आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, मतलब जो डिजाइनर्स काम कर रहे हैं वो फ्लिंस क्लासिफिकेशन पर उसके थ्योरी से यूज करके नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम और डाटा स्ट्रीम को इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज पैरेललिज्म, हम पहले ही वीडियो में जाने थे पैरेललिज्म क्या होता है, उसका काम क्या होता है। फ्लिंस क्लासिफिकेशन हाईलाइट द पोटेंशियल फॉर पैरेललिज्म इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर, मतलब कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पैरेललिज्म का यूज करके हम फ्लिंस क्लासिफिकेशन को ज़्यादा पोटेंशियल उसको ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि एनेबलिंग डिजाइनर्स टू क्रिएट मोर इफिशिएंट सिस्टम, मतलब जो डिजाइनर्स जो सिस्टम्स डिजाइन करते हैं वो फ्लिंस क्लासिफिकेशन के यूज करके ज़्यादा मोस्ट पावर इफिशिएंट सिस्टम बना सकते हैं। जैसे कि हम पहले जानेंगे i3 से i9 तक जो प्रोसेसर है उसका ताकत इंक्रीज करता जाता है आज पर द जनरेशंस, आज पर द नंबर सिस्टम, जैसे कि i3 i5 ऐसे कुछ। उसके बाद बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, अगर फ्लिंस क्लासिफिकेशन का हेल्प्स यूज करके डिजाइनर्स ऑप्टिमाइज जो डिजाइनर्स है वो रिसोर्स को ऑप्टिमाइज करते हैं और इसको यूटिलाइज करने के लिए मैचिंग द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम्स, मतलब वो इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम और डाटा स्ट्रीम को अवेलेबल करते हैं जो प्रोसीजर। मतलब आपके पास अगर 10 गेंद है, आप 10 गेंदों से क्रिकेट खेलते हो, अब क्या 10 गेंद से एक ही दिन में एक ही बार में क्रिकेट खेलते हो? उनको बारी बारी उनको यूज करना सीखते हो और बारी बारी उसको यूज करते हो। वैसे ही प्रोसेसिंग यूनिट का काम वैसे ही कुछ होता है। तो उसके बाद हम जानेंगे यूएमए वर्सेस एनयूएमए, मतलब यूएमए यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस, इसका मतलब क्या है? शेयर्ड मेमोरी, ऑल प्रोसेस शेयर ए कॉमन मेमोरी स्पेस, मतलब ऑल प्रोसेसर है वो एक ही मेमोरी स्पेस को एक्सेस करते हैं। और उसके बाद है यूनिफॉर्म एक्सेस टाइम, मतलब ऑल प्रोसेसर्स हैव इक्वल एक्सेस टू टाइम टू द शेयर मेमोरी, मतलब हर एक प्रोसेसर क्या करता है? एक इक्वली एक्सेस करता है टाइम शेयर मेमोरी को। क्यों? जैसे उसके बाद और एक इसका क्वालिटी है सिंप्लीफाइड प्रोग्रामिंग मॉडल। यूएमए प्रोवाइड्स ए सिंपलर प्रोग्रामिंग मॉडल है, मतलब ये एक सिंपलर प्रोग्रामिंग मॉडल देता है, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी से नहीं बनता। जैसे कि आज ऑल प्रोसेसर सी ए कॉन्सिस्टेंट व्यू ऑफ मेमोरी, मतलब हर एक प्रोसेसर कॉन्सिस्टेंट व्यू ऑफ मेमोरी, मतलब उसको यूज करके मेमोरी का कॉन्सिस्टेंट व्यू देता है। जैसे एडवांटेजेस ऑफ यूएमए, तो उसके बाद हम जानेंगे एडवांटेजेस ऑफ यूएमए। यूएमए का एडवांटेजेस क्या है? तो पहले ये इट इज़ ईजियर टू प्रोग्रामिंग, मतलब यूएमए प्रोवाइड्स ए सिंपलर प्रोग्रामिंग मॉडल, मतलब हर कोई जो नया बंदा काम करने के लिए शुरुआत करता है वो यूएमए टाइप्स ऑफ मेमोरी एक्सेस से काम कर सकता है। उसके बाद बेटर कैचे कोहेरेंस, मतलब यूएमए मेक्स इट ईजियर टू मेंटेन कैचे कोहेरेंस, मतलब यूएमए जो है वो कैचे कोहेरेंस को ईजियर कर देता है यूजर के लिए। उसके बाद इम्प्रूव परफॉर्मेंस, मतलब यूएमए कैन प्रोवाइड बेटर परफॉर्मेंस फॉर एप्लीकेशन विद हाई मेमोरी लोकेलिटी, मतलब ये हाई मेमोरी का यूज करके हमको परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है, क्योंकि इंप्रूव करने से हमारा प्रोसेसिंग स्पीड और हमारा जो आउटपुट है वो फास्टर और बेटर एग्जीक्यूशन होता है। तो एनयूएम का मतलब क्या आता है?
नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी होता है, ईच प्रोसेसर हैज इट्स ओन लोकल मेमोरी, मतलब हर एक प्रोसेसर का उसका खुद का मेमोरी होता है। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेस ऑफ टाइम, मतलब हर कोई मेमोरी क्या करता है, एक्सेस टाइम टू मेमोरी वैरीज डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन टू द मेमोरी, मतलब जो मेमोरी का लोकेशन है वो वैरी करता है अकॉर्डिंग टू द मेमोरी। तो उसके बाद मोर कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग मॉडल एनयूएमए, मतलब NUMA provides a more complex programming model आज प्रोसेसर्स मस्ट मैनेज देयर ओन लोकल मेमोरी, मतलब प्रोसेसर को खुद का जो मेमोरी होता है लोकल मेमोरी उसको मैनेज करने के लिए उसके पास एक्सेस होता है, ना कि प्री एक्सेस्ड होता है। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ एनयूएमए का क्या एडवांटेजेस होता है, पहला होता है स्केलेबिलिटी, न्यूमा कैन स्केल टू ए लार्जर नंबर ऑफ प्रोसेसर, मतलब एनयूएमए क्या करता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसर को एक्सेस कर सकता है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, न्यूमा प्रोवाइड्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मेमोरी एलोकेशन एंड मेमोरी मैनेजमेंट, मतलब ये मेमोरी मैनेजमेंट और मेमोरी एलोकेशन को ज़्यादा प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि तो ईजी फॉर द यूजर्स टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम। उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिवनेस मतलब क्या होता है, न्यूमा कैन बी मोर कॉस्ट इफेक्टिव फॉर लार्ज स्केल सिस्टम, मतलब जो लार्ज स्केल के सिस्टम में जिसके प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा ज़रूरत है और ज़्यादा ताकत चाहिए टू एग्जीक्यूट एंड प्रोग्राम, वो एनयूएमए बहुत ईजी से हो सकता है। उसके बाद तो डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी आर्किटेक्चर डीएमए इज द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर मॉड्यूल 2 ऑफ बीपीयूटी एसीए। तो इसमें क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी आर्किटेक्चर डीएमए इज ए डिजाइन अप्रोच, मतलब ये एक डिजाइंड अप्रोच है दैट डिस्ट्रीब्यूट्स मेमोरी अक्रॉस मल्टीपल प्रोसेसिंग नोड, मतलब जितने भी प्रोसेसिंग नोड होते हैं एक मेमोरी में उन सबको अलाउइंग फॉर स्केलेबल एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, मतलब उसको एक्सेस देता है कि आप ज़्यादा काम करिए क्योंकि आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ही बनाया गया है, और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इसके लिए यूज होता है डीएमए। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी आर्किटेक्ट बेसिक्स, मतलब मल्टीपल प्रोसेसिंग नोड इसका एक ही पार्ट है जो ईच नोड हैज इट्स ओन प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब हर एक नोड का खुद का ही प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जैसे कि मेमोरी एंड आईओ डिवाइसेस, मतलब मेमोरी और आईओ डिवाइस को यूज करके हम ज़्यादा प्रोसेसिंग यूनिट के मदद से हम इसके क्या मल्टीपल प्रोसेसिंग नोड्स को एक्सेस कर सकते हैं और उसके बारे में ज़्यादा कुछ जान सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी, वो क्या होता है, मेमोरी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मल्टीपल नोड, मतलब जो मेमोरी है वो एक ही नोड और एक ही नोड के साथ जो अपने साथ कनेक्ट होते हैं उसको क्या करता है, ज़्यादा नोड हैज इट्स ओन लोकल मेमोरी, मतलब हर एक नोड का उसका एक खुद का मेमोरी होता है और उनका खुद का लोकल मेमोरी भी होता है। इंटर नोड कम्युनिकेशन, नोड्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू ए नेटवर्क और ए इंटरकनेक्ट, मतलब हर एक नोड जो होता है हर एक नोड्स को अपने एक मीडियम होता है जिससे वो खुद इंटरकनेक्टेड होते हैं, और जिससे हम क्या मालूम जान पाते हैं कि पता चलता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी आर्किटेक्चर के जो टाइप्स हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे इस स्लाइड में। शेयर्ड नथिंग आर्किटेक्चर, मतलब ईच नोड हैज इट्स ओन मेमोरी, जो हर एक नोड का उसका खुद का मेमोरी होता है, एंड देयर इज नो शेयर्ड मेमोरी, मतलब ये खुद को शेयर नहीं करते। उसके बाद शेयर्ड डिस्क आर्किटेक्ट, मतलब नोड शेयर इसके कॉमन डिस्क स्टोरेज, मतलब हर एक नोड का एक कॉमन ही डिस्क स्टोरेज होता है, मतलब जैसे एक ही घर में ज़्यादा लोग रहते हैं उसी तरह, बट ईच नोड हैज इट्स ओन मेमोरी, पर एक नोड का उस मेमोरी में एक पार्टीशन होकर खुद का एक मेमोरी होता है। उसके बाद शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर, मतलब नोड शेयर एक कॉमन मेमोरी स्पेस, मतलब हर एक नोड का एक कॉमन मेमोरी स्पेस होता है, बट ईच नोड हैज इट्स ओन प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब वहाँ पे उस खुद का प्रोसेसिंग यूनिट नहीं था, पर यहाँ पे खुद का एक प्रोसेसिंग यूनिट है। तो अगले स्लाइड में हम जानेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, आरए प्रोसेसर, और एक टॉपिक है इसका, आरए प्रोसेसर एक है और है वेक्टर प्रोसेसर। तो इनसे जानने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, क्योंकि आपको जो भी एग्जाम स्टडी रिलेटेड वीडियो हम प्रोवाइड करते हैं वो उससे हम मोटिवेट होता है, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद हम जानेंगे आरए प्रोसेसर इज ए टाइप ऑफ प्रोसेसर आर स्पेशलाइज्ड कंप्यूटिंग सिस्टम डिजाइन टू इफिशिएंटली परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ए लार्ज आरएस ऑफ डाटा, मतलब ये जितने भी आरए हैं, आरए इज ए काइंड ऑफ डाटा स्ट्रक्चर जिसमें ज़्यादा टाइप्स ऑफ आरए हैं, उनसे डाटा लेके बड़े बड़े ऑपरेशंस को
एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे आरए प्रोसेसर बेसिक्स में क्या आता है, मैसिवली पैरेलल आर्किटेक्चर, मतलब आरए प्रोसेसर यूज ए मैसिवली पैरेलल आर्किटेक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मेनी प्रोसेसिंग एलिमेंट, मतलब पीईएस, मतलब इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसिंग एलिमेंट्स होता है दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्मेंस, मतलब वो हर एक प्रोसेसिंग एलिमेंट काम करके परफॉर्मेंस को बेहतर और अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करते हैं और तुरंत भी कर सकते हैं। जैसे उसके बाद दूसरा टाइप है आरए ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शन। आरए ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शन मतलब आरए प्रोसीजर्स यूज आरए ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शन दैट ऑपरेट ऑन एंटायर आरए और लास्ट सेक्शन ऑफ आरए एडवांस, मतलब हर एक आरए में जो डाटा इंसर्ट होता है और आउट होता है वो हर कोई भी एलिमेंट को वो क्या करता है, ऑपरेट करता है ऑन एंटर आरए, मतलब वो होल आरए को ही एंटर एक्सेस करके उसको काम करने के लिए ज़्यादा ताकत देता है, जैसे कि आरए प्रोसेसर एक पावरफुल प्रोसेसर बन सकता है। उसके बाद हाई बैंडविड्थ मेमोरी एक्सेस। हाई बैंडविड्थ मतलब उसका जो बैंडविड्थ है वो अदर मेमोरी से अदर मेमोरी को एक्सेस करने के लिए वो ज़्यादा बड़ा होता है कंपेयर टू अदर काइंड ऑफ मेमोरीज। मतलब आरए प्रोसेसर ऑफन हैव हाई बैंडविड्थ। जो आरए के प्रोसेसर रहते हैं वो अलग ही मॉड्यूल से और अलग ही आर्किटेक्ट से बने होते हैं, क्योंकि उनका जो मेमोरी का बैंडविड्थ है वो हाई होता है टू एक्सेस सपोर्ट द लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग, मतलब वो डाटा प्रोसेसिंग को ज़्यादा अमाउंट से डाटा प्रोसेस करने के लिए वो हाई बैंडविड्थ वाला होते हैं। तो और लास्ट और आखिरी टॉपिक इस मॉड्यूल का वेक्टर प्रोसेसर। वेक्टर प्रोसेसर क्या होता है, वेक्टर प्रोसेसर स्पेशलाइज्ड कंप्यूटिंग सिस्टम, मतलब ये कंप्यूटिंग सिस्टम है डिजाइन टू एफिशिएंसी परफॉर्म ऑपरेशन ऑन लार्ज वेक्टर ऑफ डाटा, मतलब ये लार्ज वेक्टर ऑफ डाटा को ऑपरेट करते हैं। जैसे कि वेक्टर प्रोसेसर बेसिक्स, पहले वेक्टर इंस्ट्रक्शन। वेक्टर इंस्ट्रक्शन का मतलब वेक्टर प्रोसेस यूज वेक्टर इंस्ट्रक्शन दैट ऑपरेट ऑन एंटर वेक्टर्स और लास्ट सेक्शन ऑफ वेक्टर एटॉम्स, मतलब ये लास्ट सेक्शन ऑफ वेक्टर को एक ही बार में ऑपरेट करता है। और ये क्या करता है, यूज वेक्टर इंस्ट्रक्शन, मतलब ये और कोई स्केलर इंस्ट्रक्शन नहीं था, ये ओनली वेक्टर इंस्ट्रक्शन को लेके वेक्टर प्रोसेसर को चालू करता है। उसके बाद पाइपलाइन आर्किटेक्चर, मतलब इसका जो आर्किटेक्चर, इसका जो डिजाइन है वो पाइपलाइन है, मतलब वेक्टर प्रोसेसर पाइपलाइन आर्किटेक्चर, मतलब इसमें पाइपलाइन आर्किटेक्चर यूज होता है जो कि विच ईच स्टेज ऑफ पाइपलाइन परफॉर्म्स स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑफ ए वेक्टर डाटा, मतलब हर एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर होता है उसका काम उसको दिया जाता है। जैसे कि आप हमारे आपके इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे पहले स्तर का जो एम्प्लॉय होता है उसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल का वर्क है क्या, ऑर्गेनाइज करना और ऑपरेट करना। उसके बाद लेक्चर्स, टीचर्स एंड पियोन्स एंड क्लर्क्स, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पोस्ट एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एम्प्लॉयज आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। वैसे पाइपलाइन आर्किटेक्चर को अपना वर्क उसको स्पेसिफिक किया दिया जाता है। उसके बाद हाई बैंडविड्थ मेमोरी एक्सेस, जैसे पहले हम जाने थे कि किसके बारे में, जो आरए प्रोसेसर उसमें भी हाई बैंडविड्थ मेमोरी एक्सेस, इसमें भी हाई बैंडविड्थ मेमोरी एक्सेस। वेक्टर प्रोसेसर्स ऑफन हैव हाई बैंडविड्थ मेमोरी एक्सेस टू सपोर्ट द लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा बीइंग स्टोर्ड, मतलब इसमें जो मेमोरी एक्सेस वो ज़्यादा ही किया जाता है क्योंकि डाटा को अच्छी तरह से और इफिशिएंटली तरह से प्रोसेस करने के लिए। उसके बाद आखिरी वाला स्लाइड में क्या दिया गया है, वेक्टर प्रोसेसर कंपोनेंट, मतलब वेक्टर प्रोसेसिंग कंपोनेंट वीपीयू इसे बोलते हैं। जैसे जीपीयू सीपीयू उस तरह होता है, वीपीयू मतलब वेक्टर प्रोसेसिंग यूनिट, नॉट वीडियो प्रोसेसिंग यूनिट। स्टूडेंट्स हैव बस्ट आउट एंड दे आस्क मी व्हाट इज वीपीयू, आई विल से दैट इट इज वेक्टर प्रोसेसिंग यूनिट, नॉट वीडियो प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, उसके बाद वीपीयू इज द कोर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, मतलब वीपीयू जो एक पार्ट है जो क्या होता है, वेक्टर प्रोसेसर का एक मेनली कंपोनेंट है जो रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग वेक्टर इंस्ट्रक्शन, मतलब हम जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं जो वेक्टर इंस्ट्रक्शन होता है वो वीपीयू के माध्यम से हम सिस्टम को देते हैं। उसके बाद वेक्टर रजिस्टर, मतलब जैसे वो वीपीयू प्रोसेसिंग यूनिट है उसमें क्या होता है, वेक्टर रजिस्टर होते हैं जो कि वेक्टर रजिस्टर यूज टू स्टोर वेक्टर डाटा, वो वेक्टर डाटा को स्टोर करते हैं एंड प्रोवाइड हाई बैंडविड्थ एक्सेस टू द व्यू, मतलब ये एक हाई बैंडविड्थ देते हैं क्योंकि वो वेक्टर प्रोसेसर को एक्सेस करने के लिए उसका यूज किया जाता है। उसके बाद मेमोरी हायरार्की मतलब वेक्टर प्रोसेसर ऑफन हैव ए हायरार्किकल मेमोरी स्ट्रक्चर, मतलब इसका जो मेमोरी का स्ट्रक्चर वो हायरार्किकल डिजाइन पर इंस्पायर्ड है और विथ ए फास्टर, मतलब ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से और जल्दी काम करता है। मोर एक्सपेंसिव मेमोरी क्लोजर टू द वीपीयू एंड स्लोअर, मतलब वीपीयू से ज़्यादा स्लोअर नहीं है। लेस एक्सपेंसिव मेमोरी फर्दर है, मतलब इसका जो बजट है वो ज़्यादा इतना एक्सपेंसिव नहीं है। तो वेक्टर प्रोसेसर और ये है एक अच्छी तरह से प्रोसेस डिवाइस में यूज किया जाता है क्योंकि वेक्टर प्रोसेसर की यूज से हम डिवाइस को वेल प्रोसेस डिवाइस कर सकते हैं। तो आज के
वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल से जाने से पहले आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह से जारी रहेंगे और एग्जाम को क्रैक करने के लिए हम सदा सर्वदा आपके साथ जरूर रहेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मॉड्यूल 3 के साथ।